नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है फाइनल टेस्ट 1 देख रहे थे। ये एक फुल लेंथ टेस्ट है जो परीक्षा से पहले परीक्षा के रूप में आप देखेंगे और 25 क्वेश्चन की पहली क्लास अपनी हो चुकी है जिसको आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है और उस क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है और ये आपको आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से देख लेना इन पेपर को। 4 पेपर होंगे आपके फाइनल और चारों पेपर को अपन जो है 16 क्लास में पूरा देख लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अपन एक लाइव सेशन करने वाले हैं कलाम नोट्स आधारित एमसीक्यू का 15 अगस्त को, तो उसमें भी आपको जुड़ना है। शेड्यूल जल्दी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का कि वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में शरणार्थी प्रवासियों में शीर्ष मेजबान देश कौन सा है। शरणार्थी जो प्रवासी हैं, बात यहां पर प्रवासियों की नहीं हो रही है। मेजबान मतलब जहां पर जो है लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। और यहां पर यह पूछा है शरणार्थियों के लिए प्रवासी, ऐसे प्रवासी नहीं, शरणार्थी के रूप में, मतलब कोई देश से भागकर शरणार्थी के रूप में जो है सबसे ज्यादा देश जो है कहां आ रहे हैं वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार, तो उत्तर तुर्की हो जाएगा। ध्यान रख लेना। बहुत सारे जो है इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अप्रवासी देश पूछा जा रहा है। अगर अप्रवासी देश पूछते, अप्रवासी देश कौन से होते हैं? अप्रवासी देश वो होते हैं जहां बाहर से कानूनी रूप से लोग आए, कानूनी तरीके से लोग आए, कानूनी तरीके से आए, ठीक है। वो होता है आपका कौन सा, जो है अप्रवासी देश। लेकिन यहां पर शरणार्थी की बात हो रही है, रिफ्यूजीज जो युद्ध के कारण, भूखमरी के कारण या किसी अन्य कारण से जो है एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो ऐसे सबसे ज्यादा तुर्की में जा रहे हैं, ठीक है। और अप्रवासी देश में नंबर 1 आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है। एक होता है आपका उत्प्रवासी देश। कौन सा? उत्प्रवासी देश जहां से लोग बाहर जाते हैं, जहां से बाहर जाते हैं कानूनी तरीके से जाते हैं, मतलब जहां बाहर से कानूनी तरीके से आए वो हो गए अप्रवासी। यहां लगभग 51 मिलियन लोग जो है आपके जो है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूएसए में आए। और सबसे बड़ा उत्प्रवासी देश जहां से लोग बाहर जा रहे हैं वो है भारत। लगभग 18 मिलियन लोग जो है भारत के, 18 मिलियन लोग, ठीक है, कहां गए हैं? भारत से बाहर गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा सत्य कथन नहीं है? आपने कल वाली क्लास को भी अच्छा सपोर्ट किया है, आज वाली क्लास को भी करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे क्योंकि अपनी जो नई सेकंड ग्रेड आ रही है 18 अगस्त से, जिसके फॉर्म फिल होंगे, एक बड़ी भर्ती है, उसकी तैयारी अपन 0 लेवल से शुरू करने वाले हैं सितंबर महीने में, जैसे ये सेकंड ग्रेड हो जाएगी। और ये चारों पेपर है, इनका भी अच्छे से जो एनालिसिस करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे इनको। अपनी 2 प्लेलिस्ट भी बन रखी है, उनको भी देखना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना है। तो सत्य कथन नहीं पूछा, मतलब असत्य कथन पूछा है। माउंट एलब्रूस ओशिनिया का सर्वोच्च शिखर है, तो यही पहला ही आपका असत्य हो जाएगा। माउंट एलब्रूस जो है आपका यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। किसका? यूरोप महाद्वीप का। ये किस देश में आता है? तो रूस में आता है। ये कहां पर है? रूस में। तो ओशिनिया महाद्वीप, जिसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसको लेकर बहुत सारे आपके कंफ्यूजन रहते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो आपका जो है एक माउंट विलियम नाम का है, माउंट विलियम, ठीक है। ये आपका सर्वोच्च शिखर माना जाता है। और ये पपुआ पपुआ ये आपका पापुआ न्यू गिनी में है। पापुआ न्यू गिनी में कई जगह इसको सर्वोच्च शिखर मानते हैं, ठीक है, सर्वोच्च शिखर है मानते हैं ओशिनिया महाद्वीप का। कई जगह जो है इसका एक नाम और मिलता है, माउंट कोसिउस्को, ये भी सर्वोच्च शिखर माना जाता है, ठीक है। ये आपको दोनों नाम ध्यान में रखने। तो पहला ही असत्य हो गया। फिर है मर्त सागर। मर्त सागर है आपका एशिया का सबसे गहरा बिंदु, एशिया का सबसे गहरा बिंदु, एशिया का सबसे गहरा बिंदु जो आपका मर्त सागर है वो इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। विश्व की लगभग 18% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 20% है, तो 20.2% है क्षेत्रफल और 18% जनसंख्या निवास करती है। अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल, सबसे आप ऊपर आता है एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, और फिर आता है आपका अंटार्कटिका। और उसके बाद में कौन आ जाता है आपका? यूरोप, और यूरोप के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28।
अगला क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28। देखो कोई गलती हो जाए तो जरूर बता देना आप, क्योंकि जो है बहुत हार्ड पेपर है, आंसर की अभी तक आई नहीं है और आंसर जो है इसके बनाए जा रहे हैं। जल संधि और इधर जुड़ाव में से असुमेलित युग्म बताओ। ठीक है, युकाटन जो जल संधि है वो आपकी कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। युकाटन जो है आपकी कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। डोवर जल संधि आपकी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। किससे, अलग से लिख देता हूं, ये आपका असुमेलित है। डोवर जो जल संधि आपकी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है। बात करें उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है, तो कील नहर जोड़ती है। कौन है, कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। और मलक्का जल संधि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसको मलेशिया से अलग करती है। किससे, मलेशिया से अलग करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस बता दूं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी जो है सागर से जोड़ती है। एक इंग्लिश चैनल के बारे में मैं बता देता हूं। इंग्लिश चैनल जो आपका ये अटलांटिक जो है महासागर में है। कहां पर है, अटलांटिक महासागर में। इंग्लिश चैनल आपका अटलांटिक महासागर में, ये अटलांटिक महासागर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका। 29वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से निम्न देशों का व्यवस्थित अवरोही क्रम बताओ। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से देशों का अवरोही क्रम, तो ये आपकी नई जो रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025, इसमें 1 नंबर पर आता है आपका भारत, अपना भारत महान है। 2 नंबर पर आता है चीन, 3 नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4 नंबर पर इसमें आता है इंडोनेशिया, 5 नंबर पर इसमें आता है पाकिस्तान, कौन, पाकिस्तान। 6 नंबर पर जो है इसमें आता है नाइजीरिया, 7 नंबर पर वापस जो है कौन आता है, ब्राजील। 8 नंबर पर कौन आता है, 8 नंबर पर आता है बांग्लादेश, बे दोनों साथ में आते हैं, 1 मिनट, बांग्लादेश। ठीक है, 9 नंबर पर इसमें आता है रूस। और 10 नंबर पर आता है, इधर लिख देता हूं, 10 नंबर पर आता है इथियोपिया। ये क्रम है आपका देशों का जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे पहले भारत, बिल्कुल, भारत के बाद में यूएसए, तो ये रहा यूएसए, ठीक है, सही चल रहा है। यूएसए के बाद में नाइजीरिया, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में नाइजीरिया के बाद में ब्राजील, सही है, ये सही हो सकता है। लेकिन और देखते हैं, यूएसए पहले भारत से आ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। भारत के बाद में नाइजीरिया डायरेक्ट जो है छठे पर है, बीच में यूएसए गायब हो गया, तो ये नहीं है। भारत के बाद में ब्राजील, तो ब्राजील के बाद में नाइजीरिया नहीं है, ब्राजील से पहले नाइजीरिया, तो ये कैंसिल हो गया। क्रम से नहीं है, मतलब आपको जो दिए गए ऑप्शन है उसके हिसाब से सही क्रम बताना, तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 1 मिनट, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जलवायु प्रदर्शन नियंत्रण सूची में भारत ने कौन सा स्थान दर्ज किया है, तो भारत ने इसमें 10वां स्थान अर्जित किया है। किसमें, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 31, अब करंट के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और करंट के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल से पूछे गए, और कलाम ने पहले ही अपने ऑफिशियल चैनल पर बता दिया था कि लेवल हार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। और इतना हार्ड पढ़ना चाहिए आपको, अभी जो है थोड़ी कुछ जानकारियां नहीं मिले आपको। फिर राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवार के उन्नयन हेतु 150 करोड़ रुपए का कोष गठित कर मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 150 करोड़ रुपए के प्रावधान का कोष गठित करके मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवार के लिए होगा। फिर 750 करोड़ रुपए के परिवेश से प्रदेश के सबसे पिछड़े 35 ब्लॉकों में गुरु जो है गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम लागू की जा रही है। तो गुरु गोलवलकर जो आपकी एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम है वो 35 ब्लॉक में तो लागू की जा रही है, लेकिन जो है सिर्फ 75 करोड़ का प्रावधान है, 750 करोड़ का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जब कोई हिंदी का नाम, इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा होता है ना, तो उसको पढ़ना सबसे हार्ड होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए सही है
ऑप्शन नंबर 2। कुछ गलती हो जाए तो जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 में वुड पार्क कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो वुड पार्क आपका लाल सोट दौसा में, कहां पर? लाल सोट दौसा में जो है प्रस्तावित है। ये एक इजी क्वेश्चन था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इतने में काम चल जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना बीकानेर के दौरे पर है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलाना जो बीकानेर है उसके दौरे पर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूरत फलोदी के मध्य 336 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण की आधारशिला रखी। तो ये गलत है। सूरत फलोदी जो है इसके लिए इन्होंने विद्युतीकरण, क्या करने के लिए? विद्युतीकरण का जो है प्रस्ताव, मतलब या जो है विद्युतीकरण की आधारशिला रखी, मतलब ये रेलवे लाइन विद्युतीकरण होगी। तो ये गलत है। आधारशिला निर्माण की नहीं रखी, निर्माण की आधारशिला इन्होंने रखी है आपकी चूरू सादुलपुर डबल लाइन की। चूरू सादुलपुर 58 किलोमीटर डबल लाइन की आधारशिला रखी है इन्होंने। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृत 2.0 के अंतर्गत पाली जिले की 10 परियोजनाओं के पुनर्गठन की आधारशिला रखी है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अमृत 2.0 के अंतर्गत पाली जिले की जो है 7 परियोजनाओं के पुनर्गठन की आधारशिला रखी। कितने की? 7 परियोजनाओं के पुनर्गठन के रखी है। तो ये गलत हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पावर ग्रिड नीमच तथा बीकानेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का उद्घाटन किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये करंट के क्वेश्चन है, ज्यादा अपने को देखने की जरूरत नहीं है इनको। तो इसमें ए और बी गलत है, सी सही है, और अपने को बताना है कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। कुछ गलती हो जाए तो जरूर कमेंट करके बता दें। अगला क्वेश्चन आपका 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलेट न्यूट्री बार के पायलट वितरण का शुभारंभ किया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, यह नवाचार GIZ एवं पाथ हार्वेस्ट प्लस संस्थान के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। तो ये जो आपका जो है बिल्कुल सही बात है कि यह नवाचार आपका GIZ एंड पाथ हार्वेस्ट प्लस संस्थान, ये 2 संस्थान है, इनके द्वारा जो ये शुरू किया गया। किसके सहयोग से? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। किसके सहयोग से? GIZ एंड पाथ और हार्वेस्ट प्लस संस्था द्वारा। इस नवाचार के अंतर्गत पायलट वितरण हेतु जयपुर व उदयपुर जिलों के 544 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कितने? 544 आंगनवाड़ी केंद्र कहां के? जयपुर और उदयपुर के चयन किए गए। ठीक है, इस नवाचार के तहत 20 ग्राम वजनी एक मिलेट न्यूट्री बार सप्ताह में 5 दिन ना कि 3 दिन। तो ये यहां पर गलत हो गया। ठीक है, 6 माह तक उपलब्ध कराई जाएगी। तो क्या ए और बी सही है? सी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सही। अपने को सही बताना था कौन सा सही है, तो ए व बी सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा आपका कि जून 2025 में मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज यूपी में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान रख लेना, मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज में 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपेश चौधरी। तो एक चीज आपको डायरेक्ट ये याद रखना, दीपेश चौधरी क्या जीता है? स्वर्ण पदक। किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। ये आपको ध्यान में रखना, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और इन्होंने जो अपना जेवलिन है वो कितनी दूर फेंका था? तो ये 72.98 मीटर दूर फेंक कर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। 36वां क्वेश्चन, 30 अप्रैल को राज्य सरकार के ने अधिसूचना जारी करके इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा बोर्ड? इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड। कब? 30 अप्रैल को। ठीक है, इस बोर्ड का अध्यक्ष आयुर्वेद आयुष विभाग का प्रमुख सचिव होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इस बोर्ड का जो अध्यक्ष आपका आयुर्वेद आयुष विभाग का प्रमुख सचिव होगा। ठीक है, इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य हैं। तो ये गलत है आपका, ये सही है। इसमें अध्यक्ष सहित
7 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य हैं प्लस एक रजिस्ट्रार भी है, रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये जो है टोटल 8 हो जाएंगे, लेकिन इनको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 + 6 जो है इसमें है, तो केवल ए सत्य इसमें ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या आपने जीके करंट के क्वेश्चन है, तो इनमें ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत है नहीं है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जिसको GITB कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन है सत्य है। ठीक है, बहुत हार्ड एक पेपर बनाया गया है। इसका आयोजन 4 से 6 मई 2025 तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में किया गया। बिल्कुल सही बात है। जो आपका ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, इसका आयोजन 4 से 6 मई 2025 तक जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में किया गया। सही है। ये GITB का 10वां संस्करण है, तो ये गलत बात है, ये आपका 14वां संस्करण है। ठीक है, 14वां संस्करण है, तो ये गलत हो गया। फिर इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग एवं फिक्की के द्वारा किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि A और C सही है और B गलत है, तो उत्तर हो जाएगा A एंड C, ऑप्शन नंबर A एंड C 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अभी जो है करंट के क्वेश्चन 2 और बचे हैं 3, फिर अपन जो है वापस अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 30 अप्रैल को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, लेटेस्ट है, 30 अप्रैल को विभिन्न विधानसभा समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सही सुमेलित है? कार्य सलाहकार समिति के वासुदेव देवनानी है, सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, तो इसके भी वासुदेव देवनानी है। ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन ये बना रहे हैं जिसमें 2 सेम से सुमेलित हो रहे हैं। ठीक है, फिर राज्य के उपक्रम समिति, और राज्य के उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है, और याचिका व सदाचार समिति के कैलाश चंद्र जो आपके वर्मा है। तो जो जिस कलर से लिखे हुए हैं उससे सुमेलित है। देखो, कार्य सलाहकार समिति का तो विधानसभा अध्यक्ष ही होता है, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति का भी विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, राज्य के उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ और याचिका एवं सदाचार समिति के कैलाश चंद्र वर्मा। तो पहला और दूसरे का दोनों का पहला है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, ये अपन वैसे भी पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि अपनी जो है ये सारा जो है अपन माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट पढ़ के आए, उनका सबका ही तो सिलेबस है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट है ये, तो लगभग चीजें वहां कई चीजें कवर हो चुकी है। जैसे ये क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के राजस्थानी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। किसको? भोगीलाल पाटीदार को। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? तो उन्हें यह पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है पखेरुवन री पीरा। ठीक है, जो है पखेरुवन री नी पीरा, मतलब पखेरु क्या होते हैं आपके? पक्षी, पक्षियों की पीड़ा जो है हिंदी में ये बोलेंगे, वैसे जो है ये पखेरुवनरी पीरा जो है उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को 2025 का साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निरामय राजस्थान अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इस अभियान का शुभारंभ 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर से किया था। तो पहला ही गलत हो गया, ये जयपुर से ही किया था। कहां से? जयपुर से। तो पहला यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। जयपुर में कहां से किया था ये? तो ये आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से किया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से, जयपुर से। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। फिर डेट सही है एकदम, 7 अप्रैल 2025 से किया था, लेकिन ये गलत है आपका। ठीक है, इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की जो है पारंपरिक चिकित्सा एवं आयुष पद्धतियों का संरक्षण करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पारंपरिक चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका सुलभ और प्रभावित जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। सुलभ व प्रभावित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ए और सी गलत है, बी सही है, तो केवल बी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे और ये भी एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक और रचना का सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जोगीदास की रचना है वो आपकी जो है वर्सलपुरगढ़ विजय जो है इसकी रचना है। किसकी? जोगीदास की। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। फिर आती है माधोदास। माधोदास की राम रासो है, लेकिन राम रासो जो है मेरे हिसाब से किसकी होनी चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से सुरजन दास पूनिया की होनी चाहिए। किसकी? सुरजन दास पूनिया की। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है। एक जो जोगीदास जो इनकी रचना हो रहा है वो भी मैं बता देता हूं, हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध, ये भी रचना जो है किसकी है? जोगीदास की है। ठीक है। फिर आपकी बादल ढाडी की वीर रामायण है, बिल्कुल महेश दासोत की रतन जस प्रकाश है। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा एक यूनिक क्वेश्चन था। कैसे यूनिक था? मतलब हार्ड टाइप से था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो, लिंगोद्भव शिव कौन से मंदिर में है? कामदेव रतिक जो है कौन से मंदिर में है? गोवर्धनधारी कृष्ण कौन से में है? महिषासुर पूर्ण मानव के रूप में देवी का युद्ध कौन से रूप जो है मंदिर में है? एकदम हाई लेवल का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखो, लिंगोद्भव शिव भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर है इनमें से? तो हर्षनाथ का मंदिर है। ध्यान रख लेना, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर भगवान शिव की लिंगोद्भव जो है प्रतिमा यहाँ पर है। तो इससे जो है, वैसे नीचे ऑप्शन दिखाऊंगा मैं आपको, इसे एक से ही हो जाता है ये, बस इतना कॉमन सेंस ध्यान रख लेना था। हर्षनाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहां से यहां आ जाता है। ठीक है। हर्षत माता मंदिर अभानेरी। हर्षत माता मंदिर मूल रूप से जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। लेकिन कामदेव एवं रति, कामदेव एवं रति जो है आपके, ये कहां पाए जाते हैं? तो ये हर्षत माता के मंदिर में जो है इनकी मूर्ति मिलती है। ठीक है। फिर आपका आता है जो है गोवर्धनधारी कृष्ण। गोवर्धनधारी कृष्ण जो है आपके हरिहर मंदिर ओसिया में मिलते हैं। कहां पर? हरिहर मंदिर ओसिया में मिलते हैं। ठीक है। और हरिहर मंदिर जो है ये आपका मूल रूप से भगवान शिव प्लस भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है ये। ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट में बचा हुआ कौन सा? महिषासुर। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर पहले ही आ चुका है। महिषासुर जो पूर्ण मानव के रूप में है एवं देवी का युद्ध, ये आपका अंबिका मंदिर जगत, ठीक है, या फिर इसको जगत अंबिका मंदिर भी कहते हैं, जिनको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है। तो ये आपको जो जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर से सुमेलित है। ठीक है। लिंगोद्भव शिव आपके हर्षनाथ में मिलते, कामदेव रति हर्षत माता मंदिर में, गोवर्धनधारी कृष्ण हरिहर मंदिर में, और महिषासुर और देवी का युद्ध आपका जगत अंबिका मंदिर में। देखो एक का चौथा जो है ये तो आपको आना चाहिए, इससे ही आपका जो है उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर 4। एक ऑप्शन से ही हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वैवाहिक गीतों में बेटी की विदाई के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेटी के विदाई के समय आंबो मोरियो। ठीक है। ये आदिवासी गीत, आंबो मतलब मेरा, मोरियो मतलब बेटी। ठीक है। उस हिसाब से ये काजलियो जो है दुल्हे की भाभी द्वारा, काजल जो है भाभी द्वारा काजल लगाते समय गाया जाता है। काजल लगाते समय। ठीक है। लालर क्या है? लालर आपका आदिवासी पर्वतीय गीत है। आदिवासी पर्वतीय गीत, पर्वतीय गीत। ठीक है। गाड़ी वैसे नहीं, ये घोड़ी होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है। और ये आपका दूल्हा जब घोड़ी पर बैठता है उस समय गाया जाता है। एक हालर है, हालर। हालर आपका लालर के जैसा नाम है। ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर। अब देखो बेटी की विदाई पर एक और बेटी की याद में गाया जाता है ओल्लू गीत। कौन सा? ओल्लू। लेकिन यहां पर ऑप्शन से अंबो जो है, अंबो मोरियो जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूनिक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जोगियों द्वारा 5 वाद्य यंत्रों के साथ पंचपदा नामक नृत्य किया जाता है? 5 वाद्य यंत्र किसके द्वारा? जोगियों के द्वारा। नृत्य का नाम है पंचपदा नृत्य, और ये किया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के जोगियों द्वारा। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में, बिल्कुल। भिक्काजी की बावड़ी अलवर में नहीं है, ये आपकी अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भिक्काजी की बावड़ी अजमेर में। एक काकी जी की बावड़ी है, भिक्काजी जैसा ही नाम आ जाएगा, काकी जी की बावड़ी। और काकी जी की बावड़ी जो है आपकी ये जो है बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। ठीक है। चांद बावड़ी जोधपुर में, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका। 46वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं मनाया जाता? रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है। ठीक है।
श्रावण माह में कृष्ण जन्मोत्सव भाद्रपद अभी आने वाला, आपको पता ही है 16 तारीख को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आता है, कृष्ण अष्टमी को। नाग पंचमी ये कई जगह भादवे में आती है, लेकिन अपने राजस्थान में श्रावण जो है नाग होते हैं काले, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है, ठीक है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो श्रावण महीने में पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, दूसरा नहीं है। तो 1 3 4 श्रावण महीने में 1 3 4 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तेरापंथी आपका जैन धर्म से संबंधित है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भिक्षु स्वामी, आचार्य भिक्षु स्वामी, आचार्य भिक्षु स्वामी जो है इसके प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यह भी एक अलग ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? तो दर्शन चौबीसिया जो है जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर है उनसे संबंधित है। तो ये जैन जो है धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और अगर अपन चित्रकला शैली की बात करें तो ये आपकी सिरोही चित्रकला शैली से संबंधित है, ध्यान रख लेना। और सिरोही आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की एक चित्र शैली उपशैली है, ठीक है। तो दर्शन चौबीसिया जो जैन धर्म से संबंधित है, ये सिरोही चित्र शैली की एक प्रमुख विषय है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा आभूषणों का समूह सही सुमेलित नहीं है? मतलब पूरा का पूरा ऑप्शन एक को ही समर्पित होना चाहिए। तो सबसे पहले अंगोटिया, कर्णफुल, पिप्पल पन्ना और झेला, ये सारे कान के आभूषण है, ठीक है। अंगोटिया भी, कर्णफुल भी, पिप्पल पन्ना भी और झेला भी। तिमणिया, तुलसी, बरजटी और हालरो, ये आपके गला या वक्ष स्थल जो होता है उसके आभूषण है। वक्ष मतलब गले के नीचे का भाग, ठीक है। कंगन, नोगरी, जो है गंजरा और नेवरी, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 3 तो आपके हाथ में पहने जाते हैं। कहां पर? शुरुआत के 3 तो हाथ से संबंधित है, और नेवरी जो आभूषण आपका ये पैर से संबंधित है, ठीक है। लंगर, पायल, नुपुर और झांझर, ये आपके पैर के आभूषण है। किसके आभूषण है? पैर के आभूषण। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वधु के साथ उसके पियर से कोई निकट संबंधी आता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो ओलंदी कहलाती है, ठीक है। रियाण क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में अफीम द्वारा जो मनुहार किया जाता है, अफीम द्वारा मनुहार, उसको कहते हैं रियाण, ठीक है। चाहे बारात का वो, किसी का वो। हथबोली किसे कहते हैं? दुल्हन का प्रथम परिचय को कहते हैं हथबोली। बिनोटा, दुल्हन का जो दुल्हन व दुल्हे जो होते हैं उनकी जो जूतियां होती है शादी में पहनने वाली, उनको कहते हैं बिनोटा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन अपने को बताने हैं। सबसे पहले कि दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के बाहर दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पूर्वी जो प्राचीर है उसके बाहर जो है दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से युगल सवादान के साक्ष्य भी मिले हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। पहला सही, दूसरा सही। यहां से लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है, ये भी बिल्कुल सही है। यहां से मातृ शक्ति और लिंग की मूर्तियां मिली है, तो ये बात गलत है। मातृ शक्ति का कोई भी प्रमाण और लिंग की कोई भी मूर्ति यहां से नहीं मिली है। तो कालीबंगा के बारे में ए, बी व सी तीनों सही है, डी गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन बोल रहा है गणेश्वर सभ्यता के बारे में असंगत बताओ। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी, बात बिल्कुल सही है। रतन चंद्र अग्रवाल ने ही इसकी खोज की थी। यहां से भवन निर्माण में ईंटों के साथ पत्थर के साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये गलत बात है आपकी, ये उत्तर हो जाएगा। ईंटों के यहां पर ईंट जो है ना, ईंट का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। फिर यहां से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% तांबा मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तांबा यहां पर खेतड़ी से जो है आयात होता था, खेतड़ी से मिलता था। यहाँ छल्लेदार मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। एकमात्र सभ्यता है गणेश्वर जहां पर छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? जो आपकी ग्वालियर प्रशस्ति है, ये जो है आपकी मिहिर भोज के काल में रखी गई। कहां पर?
किसके काल में लिखी गई? मिहिर भोज के काल में। किसने लिखी? इसका जो लेखक था उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके लिए नया हो, बालादित्य। कौन सा? बालादित्य द्वारा लिखी गई। भाषा इसकी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको बात का ध्यान रखना है, प्रतिहारों को इसमें जो है सौमित्र कहा गया है। सौमित्र मतलब लक्ष्मण से उत्पन्न, भगवान जो राम के भाई लक्ष्मण से उत्पन्न। क्यों? सौमित्रा जो है इनकी जो है कौन थी? माता का नाम था, तो सौमित्र कहा गया है प्रतिहारों को। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को इसमें नारायण की उपाधि दी गई है। इसके अलावा जो है दौलतपुर अभिलेख है। कौन सा? दौलतपुर अभिलेख। और दौलतपुर अभिलेख में जो है मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है। मिहिर भोज को प्रभास कहा गया है। एक बात ध्यान रख लेना, नागभट्ट द्वितीय के बारे में इसमें क्या लिखा है? जो है आपकी कौन सी ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसने इसने नागभट्ट द्वितीय के बारे में लिखा हुआ है सैंधव, विदर्भ, कलिंग और आंध्र पर विजय प्राप्त की। आंध्र विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अजय राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। सोने के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए, तो अजय प्रिय द्रंभ तो कहलाए, लेकिन वो सोने के सिक्के नहीं थे, तो ये गलत हो गया। वो थे आपके चांदी व तांबे के सिक्के, चांदी प्लस तांबे के सिक्के। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने अपनी पत्नी जो सोमल देवी है या सोमवती है, उनके नाम के भी सिक्के चलाए, नाम के सिक्के भी चलाए। फिर आता आपका अपने जीवन काल में ही राज्य अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। जिंदा रहते ही अपना जो है राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया, तो ए व सी सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व सी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो कितना डीप क्वेश्चन था। सोने की जगह बस नाम क्या आना था? सोने की जगह सिर्फ चांदी और मतलब तांबा आना था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना आक्रमण के समय खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? तो 1308 का जो अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना आक्रमण था, उसके समय जो है नाहर खां मारा गया। ठीक है, नुसरत खां आपका रणथंबोर अभियान में मारा गया था। रणथंबोर में वैसे घायल हुआ था, बाद में मारा गया था, रणथंबोर में मारा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिवाना आक्रमण आपका कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किया था, कमालुद्दीन के नेतृत्व में। ये आज के जो है अपने इंपोर्टेंट जो है 30 क्वेश्चन की क्लास थी। अगले 30 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव क्लास भी जो है 15 अगस्त से शुरू करें अपन। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। कोई गलती हो जाए तो जरूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।